बच्चों, आप अपने परिवार या किसी रिश्तेदार के घर विवाह कार्यक्रम में शामिल जरूर हुए होंगे। लड़की पक्ष के विवाह में आपने देखा होगा, लड़की के माता पिता विवाह के समय एक रस्म करते हैं जिसमें माता पिता अपनी पुत्री को वर के हाथ में सौंपते हैं या दान करते हैं, जिसे कन्यादान कहा जाता है। इसे पानी ग्रहण का रस्म भी कहा जाता है। आज के वीडियो में हम कवि ऋतुराज द्वारा रचित कविता कन्यादान का अध्ययन करने वाले हैं, जिसमें हम यह जानेंगे कि कन्यादान करते समय एक माँ को कितना दुख होता है और उसका दुख वास्तविक होता है। और एक माँ अपनी बेटी को कन्यादान करने समय यह समझाती है कि नए जीवन में प्रवेश करते हुए कोमलता से भ्रमित और कमजोर होने के बजाय जीवन की वास्तविकता को समझे। यहाँ पे माँ अपना जो एक्सपीरियंस रहता है वो अपनी बेटी को शेयर करती है। आपका हमारे YouTube चैनल अनिष्क एकेडमी में स्वागत है। आप हमारे चैनल पे नए हैं और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल अनिष्क एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत ही सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं कवि ऋतुराज द्वारा रचित कविता कन्यादान। तो कन्यादान का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे, मैं एक बार और बता देती हूँ। कन्यादान का मतलब होता है कन्या का दान करना। विवाह के समय माता पिता वर पक्ष को अपनी कन्या को सौंपते हैं, जिसे कन्या दान कहा जाता है। इसे पानी ग्रहण भी कहा जाता है। तो सबसे पहले हम कवि ऋतुराज का जीवन परिचय जान लेंगे। ऋतुराज का जन्म सन 1940 में भरतपुर में हुआ। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से उन्होंने अंग्रेजी में एमए किया। उनकी अब तक 8 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिसमें एक मरण धर्मा और अन्य, पुल पर पानी, सूरत नीरत और लीला मुखारविंद प्रमुख है। ये आप याद रखेंगे, इनके 8 कविता संग्रह। उन्हें सोमदत्त, परिमल सम्मान, मीरा पुरस्कार, पहल सम्मान तथा बिहारी पुरस्कार मिल चुके हैं। मुख्य धाराओं से अलग समाज के हाशिए के लोगों की चिंताओं को ऋतुराज ने अपने लेखन का मुख्य विषय बनाया है। उनकी कविताओं में दैनिक जीवन के अनुभव का यथार्थ मतलब सत्य, वास्तविकता और वे अपने आसपास रोजमर्रा में घटित होने वाले सामाजिक शोषण और विडंबनाओं पर निगाह डालते हैं। यही कारण है कि उनकी भाषा अपने परिवेश और लोक जीवन से जुड़ी हुई है। तो ये इनका जीवन परिचय है। इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इसका जीवन परिचय भी अच्छे से याद रखेंगे। अब हम आगे कविता देखते हैं। कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। यह जो कविता है, यह इसमें जो संवाद हो रहा है वो एक माँ और बेटी के मध्य का संवाद है। और एक माँ अपनी बेटी के विवाह के समय, जैसे मैंने रस्म बताया कन्यादान करने के समय उसके अंदर इतना दुख हो रहा है। क्यों उसको इतना दुख क्यों है? क्योंकि उसकी बेटी ही उसकी एकमात्र यहाँ पे पूंजी है, अपना सुख दुख उससे शेयर करती है, इसलिए उसे यहाँ बहुत ही ज़्यादा दुख हो रहा है। इस चीज़ को यहाँ कवि ने बहुत ही अच्छे से बताया है। कवि कहते हैं कि कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। कि उसकी बेटी एकमात्र उसकी पूंजी थी। यहाँ पे बेटी को धन कहा है, उसकी पूंजी, जिससे वो अपना सब सुख दुख बांटती थी। और आज उसका कन्यादान करने के समय सचमुच वो बहुत दुखी है और एक माँ के दुख का अंदाजा यहाँ पे नहीं लगाया जा सकता। क्यों? क्योंकि उसकी बेटी के जाने के बाद वो अब बहुत ही ज़्यादा अकेली हो जाएगी। उसे इस बात का तो दुख है, लेकिन साथ में उसे और किस चीज़ का दुख है? क्यों? क्योंकि उसकी बेटी को अब हमेशा के लिए वो एक दूसरे परिवार में भेज रही है, जिस परिवार को अभी अच्छे से नहीं जानती है। इसलिए कन्यादान करने के समय माँ बाप का दिल बहुत ही ज़्यादा दुख और तकलीफ होता है, क्योंकि उनको अपनी बेटी को उन्होंने बचपन से लेकर जो संस्कार, शिक्षाएं और जो रहन सहन दिया है और अपने आँखों के सामने ही देखते हैं। लेकिन कन्यादान के बाद उनकी बेटी अब उनके घर में नहीं रहेगी, वो हमेशा के लिए किसी दूसरे के घर में जा रही है और वहाँ उसे किस तरह से रहना है, वो कैसे रहेगी, वहाँ के लोग कैसे रहेंगे, ये सारी चीज़ों को सोच के एक माँ और बाप को बहुत ही ज़्यादा दुख होता है। यहाँ पे माँ के दुख को बताया गया है। उसके आगे, लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी। कि उसकी लड़की बहुत भोली और सरल थी। वो इतनी ज़्यादा समझदार नहीं हुई थी कि अभी जो दुनियादारी है वो उसकी समझ में आए। कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। उसे विवाह के बाद की
जो सत्यता यथार्थता है और पुरुष प्रधान समाज के बंधनों का ज्ञान नहीं था कि विवाह के बाद उस घर में मुझे किस तरह से रहना है, क्योंकि जब तक एक लड़की अपने मायके में रहती है सारे बंधनों से मुक्त रहती है, वो उसे जिस तरह से जीना वैसा जी सकती है, लेकिन विवाह के बाद ससुराल में उसे किस तरह से कितनी रीति रिवाजों को मानना है, किस तरह से घर पे रहना है, ये सारी चीज़ों का ज्ञान नहीं होता है। उसे सुख का आभास तो होता था लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था, इसलिए यहाँ कहा गया है कि वह सुख में छिपे दुखों से अनभिज्ञ थी। उसकी समझ में उतना ही था कि वैवाहिक सुखों की अस्पष्ट कल्पना ही वह कर सकती थी। वो बस बाहर से जानती है कि विवाह में क्या क्या सुख मिलता है। ये पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। यहाँ पे कहा गया है कि वह तुक और लयबद्ध काव्य पंक्तियों को पढ़ना जानती थी। इसका मतलब ये है कि इसे विवाह के केवल मधुर पक्ष का ही ज्ञान था। कहने का मतलब विवाह के बाद जो एक मीठे मीठे पल, मीठी यादें होती है, उसी चीज़ को ही वो जानती थी। वह काल्पनिक सुखों में जी रही थी, वो सिर्फ सारी चीज़ों की कल्पनाएं कर रही थी कि विवाह के बाद कैसे रहना है, लेकिन विवाह के बाद की जो वास्तविकता है, उसे किस तरह से उस घर पे रहना है, ये सारी चीज़ों का ज्ञान उसे नहीं था। इसलिए उसकी माँ, लड़की की माँ का जो दुख है वो वास्तविक है और उसे ये सारी चीज़ों को समझाते हुए कह रही है। उसके आगे फिर क्या कहती है, माँ ने कहा पानी में झांक कर अपने चेहरे पे मत रीझना, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। अब माँ यहाँ पे अपनी बेटी को सीख देते हुए कहती है, कवि यहाँ पे कह रहे हैं कि अब एक माँ अपनी बेटी को सीख दे रही है। कैसा सीख दे रही है? कह रही है कि बेटी तुम ससुराल में जाकर, यहाँ पे लिखा है ना, पानी में झांकर अपने चेहरे पे मत रीझना। रीझना का मतलब होता है मोहित होना, मुग्ध होना, कि तुम ससुराल में जाकर अपने सौंदर्य, अपनी सुंदरता पे मुग्ध होकर ना रहना। कहने का मतलब है कि वहाँ सब तुम्हारी सुंदरता की प्रशंसा करेंगे और ऐसा कह कह के तुमको भ्रमित करेंगे, तो तुम भ्रमित ना होना, वरना यही तुम्हारे बंधन का कारण बन जाएगा। अधिकतर होता है ना, लड़कियों को अपनी सुंदरता की कोई भी तारीफ कर दे तो वो उसी तरफ खींची चली जाती है। तो यही बात एक माँ अपनी बेटी को समझा रही है कि तुम अपनी सुंदरता पे कभी भ्रमित मत होना, क्योंकि तुम्हारी सुंदरता से ही लोग तुम्हें अपने तरफ करने लगेंगे और उसके बाद तुम उस बंधन में हमेशा के लिए बंध के रह जाओगी। उसके बाद है आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। तो यहाँ पे कह रहे कि बेटी, आग जो होती है वो रोटियां सेकने के लिए, पकाने के लिए होती है, जलकर मरने के लिए नहीं। इसीलिए आग से बचकर रहना, सावधानी रखना, तुम हमेशा अपना कर्तव्य पालन करना, किंतु अत्याचार को कभी सहन मत करना, ऐसा वो कह रही है। आगे है, वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। शाब्दिक का मतलब होता है शब्द से संबंधित। तो यहाँ पे माँ अपनी बेटी को कह रही है कि तुझे जो सुंदर आभूषण और वस्त्र ये सारे उपहार में मिलेंगे, तो उसके छलावे में ना रहना, ये तुम्हें अपने बंधनों में जकड़ देंगे। उन बेड़ियों को तुम पहचान लेना। होता है ना, लड़कियों को जब भी उपहार मिलता है या फिर और भी कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें बार बार मिलते रहती है, तो वो उसी चीज़ में मतलब मोहित होने लगती है। और उन सब पीछे का कारण क्या है, वास्तविकता क्या है, ये झलावा क्या है, इन सारी चीज़ों को नहीं पहचान पाती और हमेशा के लिए फिर एक बेड़ियों में जकड़ के रह जाती है और वो वास्तविकता को समझ नहीं पाती। इसलिए माँ अपनी बेटी को यही कह रही है। और इसके आगे जैसे कहा था कि आग रोटियां सेकने के लिए है, जलकर मरने के लिए नहीं, तो आपने कई बार पेपरों में या समाचार में पढ़ा होगा या न्यूज़ में देखा भी होगा कि किसी ने अपनी बहू को जलाकर मार दिया। तो ये सारी चीज़ों को और बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं, तो जिससे माँ अपनी बेटी को जब भी उसका विवाह होता है तो उन्हें कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ों का डर होता है। इसलिए इस कविता के माध्यम से यहाँ पर एक माँ अपनी बेटी को समझा रही है, हिदायत दे रही है कि तुम्हें अपने घर में किस तरह से रहना है। और ये सारे जितनी भी चीज़ें हैं, वस्त्र, आभूषण, उपहार और सुंदरता के लिए जो सारी चीज़ें बातें कही है, तो ये है कि तुम इन सारे बंधनों में जकड़ लोगी, तो इन बेड़ियों को तुमको पहचानना है। तुम अपने घर में अपने कर्तव्यों का पालन करो, लेकिन जो वास्तविकता है उसे भी तुम अपने ध्यान में रखो। अब है, माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। यहाँ पे माँ अपनी बेटी को सलाह देती है कि तुम मन से भोली व निश्चल रहना, लेकिन
लोक व्यवहार को मत त्यागना, अन्यथा लोग तुम्हें मूर्ख समझकर तुम्हारा शोषण कर लेंगे। तो यहाँ पे भी यही बात कह रही है कि तुम मन से बहुत भोली, जैसा है वैसे ही रहना, लेकिन जो ये लोक व्यवहार है, तुमसे लोगों से जो बातचीत करनी है, इन सारी चीज़ों को मत त्यागना, छोड़ना मत, नहीं तो क्या होगा, लोग तुम्हें मूर्ख समझकर तुम्हारा शोषण करेंगे। तुम जैसी हो वैसी ही रहना, लेकिन उनके सामने तुम्हें किस तरह से रहना है, तो इन सारी चीज़ों को एक माँ अपनी बेटी को समझा रही है। क्योंकि एक हर माँ को अपनी बेटी के लिए प्यार रहता है, और जैसे ही वह उसका विवाह करती है तो हमेशा उसकी चिंता रहती है कि मेरी बेटी अपने ससुराल में किस तरह से होगी, वहाँ उसका लोगों से व्यवहार कैसा होगा, या लोगों का उसके प्रति किस तरह से व्यवहार होगा, वो उस घर में सबका जो चीज़ देख रेख है, या फिर वहाँ के रीति रिवाज है, वो सारी चीज़ों का पालन वो कर पा रही है कि नहीं। तो दिमाग में ये भी चीज़ आते हैं कि कहीं मेरी बेटी के साथ कुछ छलावा तो नहीं हो रहा है, लोग उसे कहीं अपने बंधन में तो नहीं बांध लेंगे। तो इसीलिए एक माँ अपनी बेटी को विवाह के समय ये सारी बातों को समझाती है, जो आपने इस कविता में पढ़ा। इस कविता में एक माँ अपने दीर्घकालीन अनुभवों को बताकर अपनी बेटी को नया जीवन में प्रवेश करने तथा दृढ़ता से उन परिस्थितियों का सामना करने का संदेश दे रही है। अगर आपको इस कविता की वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने क्लासमेट को शेयर जरूर करें, और साथ ही हमारी चैनल अनिष्क एकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।